चलिए मैं वापस से आपको एक बार इसको बताता हूं। हमारा पहला जो स्पेशल टॉपिक चल रहा था दैट इज इक्विवेलेंट कैलकुलेशन। इक्विवेलेंट कैलकुलेशन देखो, मैंने आपको एक बहुत बेसिक से एग्जांपल से समझाया था। देखिए मान लीजिए ये एक स्कूल बस है अपनी, वहीं से वापस ले रहा हूं ताकि जिनको थोड़ा ना आया हो तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस स्कूल बस की जो कैपेसिटी है दैट कैपेसिटी इज 60 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इस बस को किस तरह से रन किया जाता है, ये बस कुछ स्टूडेंट को 4 किलोमीटर के एरिया से पिक करती है, फिर कुछ स्टूडेंट्स को ये 8 किलोमीटर एरिया से पिक करती है, और कुछ स्टूडेंट को 16 किलोमीटर के एरिया से पिक करती है। ठीक है, थोड़े से नंबर ऑफ स्टूडेंट अपन चेंज करते हैं। चाहे आपको क्या दे रखा है, जो 4 किलोमीटर की रेंज से आने वाले स्टूडेंट हैं वो हैं 8 स्टूडेंट। 8 स्टूडेंट हैं। ठीक है, 8 किलोमीटर की रेंज से आने वाले जो स्टूडेंट हैं वो हैं 12 स्टूडेंट, 12 स्टूडेंट्स। और अब कितने बचे, 40 स्टूडेंट्स वो हैं जो 40 किलोमीटर की रेंज से आते हैं। ये डेटा हमें दिया हुआ है। साथ ही हमें क्या बता रखा है कि इन लोगों से तो फुल फेयर लिया जाता है, इनसे लिया जाता है 50% ऑफ फुल, और इनसे लिया जाता है 25% ऑफ फुल। ठीक है, अब आपको बस के रनिंग खर्चे दे रखे हैं, एक्सपेंसेस आपने कॉस्ट शीट बना ली है, और कॉस्ट शीट जो है आपकी वो शो कर रही है 72,000 के एक्सपेंसेस को। नाउ अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस 72,000 में वो सारे खर्चे शामिल हैं जो 4 किलोमीटर वाले स्टूडेंट के लिए किए गए, प्लस जो 8 किलोमीटर वाले के लिए किए गए, प्लस जो 16 किलोमीटर वाले के लिए किए गए। अब आपके दिमाग में एक पॉइंट आता है, सर 72,000 को डिवाइड बाय 60 कर दें तो पर स्टूडेंट की कॉस्ट आ जाएगी। अगर 72,000 को 60 से डिवाइड कर दे, यानी 72,000 डिवाइड बाय 60, तो कॉस्ट आई 1,200 रुपए पर स्टूडेंट। द क्वेश्चन इज वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट। मुझे बताओ, क्या बस के रनिंग खर्चे 4 किलोमीटर और 8 किलोमीटर, या 4 किलोमीटर और 16 किलोमीटर के सेम हो सकते हैं? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो अब समस्या यह आई कि मैं 60 से डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट अलग अलग कैटेगरी से बने हुए हैं। कुछ स्टूडेंट 4 किलोमीटर, कुछ स्टूडेंट 8 किलोमीटर, और कुछ स्टूडेंट 16 किलोमीटर। तो बात यह आती है कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा। तो जहां पर भी आपके पास डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फेयर है, बहुत ध्यान से सुनना, आपके पास डिफरेंट फेयर आप चार्ज कर रहे हैं,
नहीं, रेशो नहीं है अभी हमारे पास, रेशो तो हमें निकालना पड़ेगा, रेशो से इक्विवेलेंट नहीं होता है, क्योंकि ये खर्चे किस आधार पर बटे होंगे वो समझना है। तो मैंने क्या लिया, मैंने कहा फुल किराया जो है वो 1 रुपए मान लो, फुल किराया जो है वो 1 रुपए मान लो। तो यानी ये किराया हो गया 50 पैसे और ये किराया हो गया आपका 25 पैसे। अब मैंने क्या बोला, इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, आप इस तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालो एक ही बेस में कन्वर्ट करते हुए कि उनकी जो रेवेन्यू है वो सेम रहे। व्हाट डज इट मीन, सुनना, 40 स्टूडेंट्स एट द रेट ₹1 अगर देंगे तो बताओ रेवेन्यू कितनी आई, 40 रुपए आई। अगर 40 स्टूडेंट से हम 1 रुपए रिकवर करेंगे तो 40 रुपए आएगी। अब मैंने क्या बोला, इनकम तो अभी भी यही 40 रहनी चाहिए, इनकम तो अभी भी यही 40 रहनी चाहिए, लेकिन मैं पर स्टूडेंट को कन्वर्ट कर दूंगा 0.25 के आधार पर। तो आप समझो, मैं एक तरह से ये बोल रहा हूं कि अगर 1 रुपए के मैंने 4 टुकड़े कर दिए तो स्टूडेंट को 4 टाइम्स मुझे इंक्रीज करना पड़ जाएगा। तो जब ये स्टूडेंट 160 बनेंगे तभी तो ये 40 रुपए की इनकम जनरेट होगी। इसे कहते हैं इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देना, इसे कहते हैं इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देना। आइए, ट्वेल्व स्टूडेंट्स एट द रेट ₹0.5 देते हैं तो इनकम कितनी आएगी, 6 रुपए। मैं बोल रहा हूं यही 6 रुपए मिलना चाहिए, लेकिन ये 6 रुपए 25 पैसे के हिसाब से मिलना चाहिए। अगर मैंने ये वैल्यू आधी कर दी तो इसका मतलब इस वैल्यू को मुझे डबल करना पड़ेगा। 24 स्टूडेंट्स। इसी कैलकुलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कैलकुलेशन। अब इसको लिखूंगा कैसे, रिलेशन मैंने ढूंढ लिया 4 टाइम्स और 2 टाइम्स का। तो देखो, हाँ, लेकिन अब इसका एक प्रेजेंटेशन होगा, कैसे देखिएगा, स्टूडेंट्स हैविंग फुल फेयर कन्वर्टेड into 4 किलोमीटर फेयर स्टूडेंट्स। 4 किलोमीटर वाले स्टूडेंट्स में कन्वर्ट कर दूंगा तो 40 इंटू 4 टाइम्स हो गए वो, तो मैंने ये लिख दिया 160। स्टूडेंट्स हैविंग 50% फेयर, या किलोमीटर के आधार पर भी लिख सकते हो, कन्वर्टेड इनटू 4 किलोमीटर फेयर स्टूडेंट। ट्वेल्व इंटू 2, क्योंकि ये डबल हो गए थे आपके, तो 24। स्टूडेंट्स हैविंग
25% फेयर। ये आपके एज इट इज रहेंगे, कितने थे? 8। टोटल कर लीजिए, 192। ये लीजिए, ये आपके इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए। नाउ हेंस कॉस्ट पर स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम 4 किलोमीटर। अब हम 4 किलोमीटर वाले की कॉस्ट निकाल लेंगे। 72,000 का टोटल खर्चा हुआ और 4 किलोमीटर वाले 192 स्टूडेंट्स हो गए। तो बताइए कॉस्ट पर स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम 4 किलोमीटर कितनी आ जाएगी? 72,000 डिवाइडेड बाय 192, 375। यानी हर 4 किलोमीटर वाले बच्चे के लिए 375 का खर्चा होगा। तो कॉस्ट पर स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम 8 किलोमीटर कितना हो जाएगा? भाई सीधी सी बात है, अगर 4 किलोमीटर की कॉस्ट इतनी है तो 8 किलोमीटर की कॉस्ट इसकी डबल हो गई। तो इंटू 2 कर देंगे तो 750 रुपए हमारी 8 किलोमीटर वाले स्टूडेंट की कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट पर स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम 16 किलोमीटर्स, तो 375 इंटू 4 कर दो, क्योंकि 4 किलोमीटर से 4 टाइम्स ऊपर चले गए हम, तो कॉस्ट को भी हम उसी हिसाब से कन्वर्ट कर देंगे, इंटू 4। ये लीजिए, ये हमारा फर्स्ट स्पेशल पॉइंट या एक एडजस्टमेंट हो गया कि अगर कल को हमें क्या निकालना है, कुछ इक्विवेलेंट कैलकुलेशन करनी है, तो बस इक्विवेलेंट का मीनिंग समझो। इक्विवेलेंट का मतलब सिर्फ इतना सा है कि उनके बेस को आपको क्या करना है, इक्वल करना है। बताइए, अब क्लियर हुआ क्या पॉइंट? ये रहा फर्स्ट पेज। नहीं नहीं, नोट करने की रिक्वायरमेंट मैंने उसी चीज को वापस बताया। आप चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए अपने को बस, कि एक्चुअली में इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या था बेसिकली। क्या चीज पूछ रहे हो? चॉइस? भाई देखो, मैं ये बोल रहा हूं, आपने ये 160 कैसे निकाला था, उसी तरह से ये चॉइस निकला। मैं बोल रहा हूं 12 स्टूडेंट हैं, 50 पैसे देंगे तो 6 रुपए आएंगे। अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, यही 6 रुपए अगर आपको 25 पैसा पर स्टूडेंट से मिलेगा, तो कितने स्टूडेंट होने चाहिए कि जब उनको 0.25 से मल्टीप्लाई करो तो 6 रुपए हो जाए? सिंपल मैथमेटिक्स है कि कितने स्टूडेंट होने चाहिए कि जब उसको 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इक्विवेलेंट इनकम 6 रुपए ही आपको जनरेट करवा दे। तो उससे चॉइस आ गया, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। हम कुछ स्पेशल पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, उसमें पहला पॉइंट ये था, आइए
सेकेंड। चलूं आगे। नहीं, वो तो आप देखो, क्वेश्चन आएंगे तो हम सब कर लेंगे, आप करना चाहो तो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। बाकी समझ में आना चाहिए कि हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट में, बस। जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप बार बार करोगे आराम से इन्हीं चीजों को। ये रहा सेकंड पेज तन्वी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। चार्जेस रिकवर्ड फ्रॉम पैसेंजर्स अब देखिएगा, हमारे पास जब पैसेंजर का क्वेश्चन आता है तो जनरली वो कॉस्ट पर पैसेंजर ना आकर ये आता है कि हम चार्जेस पर पैसेंजर क्या लेंगे या फेयर पर पैसेंजर क्या लेंगे। तो देखिएगा कैसे निकाला जाता है, दो तरीके हैं। आपने टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल ली है बाय प्रिपेयरिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, यहीं पर प्लस कर दो प्रॉफिट टू बी रिकवर्ड। प्रॉफिट टू बी रिकवर्ड। तो अगर आप कॉस्ट में प्रॉफिट दो जोड़ दोगे तो ये आपके पास टोटल चार्जेस आ जाएंगे। हाँ, अब ये नोट करना है आपको, चार्जेस पर पैसेंजर किलोमीटर। अब आपको अगर चार्जेस पर पैसेंजर किलोमीटर निकालना है टोटल चार्जेस को डिवाइड कर देंगे टोटल पैसेंजर किलोमीटर से। ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि पर पैसेंजर से पर किलोमीटर के हम कितना अमाउंट रिकवर करेंगे, तो हम क्या कर देंगे, टोटल चार्जेस को टोटल पैसेंजर किलोमीटर से। कॉस्ट शीट आपने बनाई हुई है, वही कॉस्ट शीट में ही हम प्रॉफिट जितना कमाना चाहते हैं, यानी वो ट्रांसपोर्ट कंपनी जितना प्रॉफिट अर्न करना चाहती है वो प्लस कर दो, तो आपके पास टोटल चार्जेस या टोटल रिकवरी आ जाएगी, और उसको हम डिवाइड कर देंगे अपने पैसेंजर किलोमीटर से। ठीक है, ये सेकंड। मैं यहीं पर लिख देता हूं नेक्स्ट पॉइंट, एडजस्टमेंट ऑफ पैसेंजर टैक्स। आपने कभी अपना रेल का टिकट या बस का टिकट देखा हो तो वहां पर आपके किराए में एक और चीज जुड़ी हुई होती है, टैक्स। देखा है कभी टिकट? जब आप जर्नी करने गए हों और आपने उन टिकट्स को देखा हो तो टिकट्स में किराए के साथ साथ आपसे एक और चीज रिकवर की जाती है, टैक्सेस की।
अच्छा जी, अब मुझे ये बताओ, ये टैक्स किस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है? टिकट की पूरी वैल्यू पर या उसकी कॉस्ट पर? आपको अगर मान लो पैसेंजर टैक्स दिया गया है 20%, तो 20% किसका निकाला जाता है? दो चीजें हो सकती हैं, देखिए। पूरी वैल्यू का, वेरी गुड। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि पूरी वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है। अब दो चीजें होती हैं, देखो किस किस पर बेस्ड हो सकता है, सुनना। पैसेंजर टैक्स इज 20% ऑन चार्जेस। ठीक है, पैसेंजर टैक्स चार्जेस पर 20% है। बट प्रॉब्लम यह है, चार्जेस तो तभी निकल कर आएंगे ना जब आप उसमें पैसेंजर टैक्स जोड़ दोगे, या उससे पहले आ जाएंगे। दो तरीके हैं क्वेश्चन के। आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करना होगा कि पैसेंजर टैक्स किस पर लिया जा रहा है। अगर वो टोटल टिकट की वैल्यू पर लिया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देता हूं, देखना। आपको कॉस्ट दी हुई है 75,000, आपको जो प्रॉफिट कमाना है वो 10% कमाना है ऑन रेवेन्यू, और आपका जो टैक्स है वो भी है 15% ऑन रेवेन्यू। 15 कर दिया मैंने, मैं इसको 20 को यहां पर भी 15 ही कर देता हूं। देखिएगा, अब प्रॉब्लम यह है, जब तक रेवेन्यू नहीं आ जाएगी तब तक आप टैक्स और प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। तो क्या बचपन में मैथ्स में ऐसे क्वेश्चन किए हैं आपने? मुझे ये बात बताओ, अगर मैंने रेवेन्यू को 100 मान लिया, तो इसमें तीन चीजें शामिल हैं, कॉस्ट, प्रॉफिट और टैक्स। तो अगर इसमें से प्रॉफिट का 10 हटा दूं और टैक्स का 15 हटा दूं, तो मुझे बताइए कॉस्ट का प्रपोर्शन क्या बचा? 75 बचा कि नहीं बचा? ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत किए हैं मैथ्स में बचपन में। मैं वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं, टोटल रेवेन्यू अगर 100 है, तो उसमें से दो चीजें मुझे पता नहीं है, प्रॉफिट और टैक्स। तो मैंने इन दोनों को हटा दिया। तो इसका मतलब अब जो रिमेनिंग बचा वो कॉस्ट बची। अब मुझे ये पता है कि कॉस्ट मेरी 75% है, और वो 75% वैल्यू मुझे दे रखी है 75,000। तो बताइए, क्या मैं रेवेन्यू निकाल सकता हूं कि 100% वैल्यू क्या होगी? यानी मैं अब ये कह सकता हूं ना कि अगर 75% वैल्यू के लिए आपका अमाउंट है 75,000, तो 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलिए, 1 लाख। क्या अब मैं अपनी कॉस्ट शीट को कंप्लीट कर सकता हूं? मेरी टोटल कॉस्ट तो आ रही थी 75,000, इसमें प्रॉफिट लिया मैंने कितना? 10%, तो 10,000 का मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। 1 लाख का 10%, और प्लस इसमें टैक्स कितना जुड़ जाएगा? 15,000। तो एक तरीका तो ये हो गया।
अब एक पॉइंट क्या हो सकता है कि वो आपको ये बोले कि फेयर चार्जेस के ऊपर आपको टैक्स निकालना है। हाँ, कर सकते हो, केवल चाहो। देखो वैसे तो मैं एक चीज बताऊं ना, ये नोट करने से ज्यादा इनका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि इनका कोई ऐसे नहीं होता। मैंने एग्जांपल्स लेके समझाया, कोई थ्योरी तो है नहीं। आप चाहो तो एक एग्जांपल ये लिखकर और इसका सॉल्यूशन कर लो तो ध्यान रहेगा, और अदरवाइज इन चीजों को माइंड में सेट करो। क्योंकि देखिए, आप कितना कॉपी में लिखोगे, रिवीजन के दिन क्या आप इतनी चीजें देख पाओगे? अभी आप कितना ही लिख लो। तो इसलिए आपको बहुत शॉर्ट में हर चीजों को सेट करना है कि हाँ, इस तरह से ये हमारे पास टॉपिक चल रहा है। चाहे तो अभी तो लिख लें आप, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट 75,000 है, प्रॉफिट 10% ऑन रेवेन्यू है, टैक्स 15% ऑन रेवेन्यू है। तो मैंने उस अकॉर्डिंग एक फॉर्मेट ले लिया है। तो देखिएगा, ये सब चीजें क्या होंगी, नोटेड। चलिएगा, एक लास्ट बात और करता हूं मैं आपके साथ। कॉस्ट ऑफ इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ इफेक्टिव किलोमीटर, चाहे वो इफेक्टिव टन किलोमीटर हो या इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर हो। देखिए, इफेक्टिव कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? इफेक्टिव, इफेक्टिव कॉस्ट क्या होती है? पर किलोमीटर की कॉस्ट। तो फिर अभी तक अपन क्या निकाल रहे थे? कॉस्ट पर किलोमीटर ही तो निकाल रहे थे अपन। तो उससे फिर इफेक्टिव कॉस्ट कैसे डिफर कर गई? हालांकि देखो, मैं आपको बताऊं ना प्रैक्टिकली, तो जब आप क्वेश्चन करोगे तो इस टर्म का कोई यूज नहीं होता है, क्योंकि आप ऑलरेडी निकालना सीख चुके हो। देखो मैं आपको समझाता हूं। देखो क्या हुआ, ये एक लॉरी है या बस है मान लो, ठीक है? सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। क्या आपको ऐसा लगता है कि कई बार ये बसेस, बहुत ध्यान से सुनना, पॉसिबिलिटी है कि एम्प्टी रन करेंगी, खाली भी दौड़ेंगी? जरूरी है हर समय इसमें पैसेंजर बैठेंगे ही बैठेंगे? दूसरा, क्या ये पॉसिबल है कि कुछ समय के लिए ये रिपेयर पर्पस के लिए रहें, यानी ये रन ही ना हो? बोलिए, क्या आप मानते हैं मेरी इन दो बातों को? क्या आपकी, चलो मैं रिपेयर को तो एक बार फिर भी साइड करता हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि क्या आप ये मानते हो कि कई बार जो बसेस हैं या ट्रक हैं वो खाली भी चलेंगे? ऐसा जरूरी नहीं है कि उनमें हमेशा गुड्स रहे। अब बात ये आ रही है, क्या जब ये गाड़ी खाली चली तो क्या खर्चे हुए या खर्चे नहीं हुए? जब ये गाड़ी खाली चली तो खर्चे हुए या नहीं हुए? हुए। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है, खाली चली तो टन किलोमीटर तो जीरो रहे या पैसेंजर किलोमीटर तो जीरो रहे?
आप समझ रहे हो मेरी बात को? मैं ये बोल रहा हूं कि मान लो आपकी कुछ समय तक ये बस या ये जो लॉरी है ये खाली चली, तो उस पीरियड के जो पैसेंजर किलोमीटर या जो टन किलोमीटर होंगे, क्या वो जीरो होंगे कि नहीं होंगे? बट खर्चे तो फिर भी हुए, बट खर्चे तो फिर भी हुए। तो जानते हो कि आपके जो एक्सपेंसेस होंगे, सुनना बहुत ध्यान से, ये एक्सपेंसेस दो बातों को इंक्लूड कर रहे हैं, विथ लोड और विदाउट लोड। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं कुछ ऐसी बातें लिखा नहीं रहा हूं, केवल कॉन्सेप्ट समझना। कई बार एग्जाम में आ जाता है, बोले कॉस्ट ऑफ इफेक्टिव टन किलोमीटर निकाल दो। आप जब क्वेश्चन करोगे तो ये चीजें आएंगी। तो मैं आपको वही चीज समझा रहा हूं, खर्चे जो हुए वो विथ लोड और विदाउट लोड हुए, बट खर्चे तो यहां पर भी हुए। तो जानते हो इसकी वजह से क्या होगा, ये वैल्यू तो जीरो हो गई, जबकि इस वैल्यू के खर्चे भी यहां जुड़े हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपकी कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो गई? क्या आपको लगता है कि आपकी कॉस्ट पर यूनिट, यानी जब आप किसी भी कस्टमर के लिए माल लेकर जाओगे तो आपको यह पता है कि आते समय खाली आओगे, आते समय खाली आओगे, बट उसका भी सारा खर्चा उसी कस्टमर से लोगे। तो जब हम अपनी एक्सपेंसेस को, टोटल एक्सपेंसेस को विथ लोड से निकाल रहे हैं, यानी एम्प्टी के इस पॉइंट को हटा दें, तो जो कॉस्ट आती है वो कहलाती है इफेक्टिव कॉस्ट। मेरे पास कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होगी, मेरे पास कोई लोड नहीं है, बट खर्चे तो फिर भी हुए हैं, पेट्रोल फिर भी लगा है, असेट डेप्रीशिएट फिर भी हुई है, ड्राइवर को सैलरी फिर भी देनी पड़ी है, चाहे मैं खाली ही क्यों ना चलाऊं। तो प्रैक्टिकली आपको जब मैंने ये टन किलोमीटर निकालना सिखाया, तो मैंने उसका एडजस्टमेंट ऑलरेडी करना बता दिया। आप समझ रहे हो, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं कि आप ये कर चुके हो विथ लोड और विदाउट लोड के टन किलोमीटर। मैं सिर्फ आपको ये टर्म समझा रहा हूं कि कंफ्यूज मत होना एग्जाम में। आप अभी तक जो निकालते आए हो वो बेसिकली कॉस्ट पर टन किलोमीटर नहीं होता है, वो होता है कॉस्ट पर इफेक्टिव टन किलोमीटर। तो जनरली एक या दो बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन की लास्ट लाइन में क्या बोल देता है, कैलकुलेट कॉस्ट पर इफेक्टिव टन किलोमीटर। तो इफेक्टिव टन किलोमीटर का मतलब होता है जिसमें से इस चीज को हटा दिया जाए और उसकी वजह से विथ लोड की कॉस्ट को बढ़ा दिया जाए, उसी को बोलते हैं इफेक्टिव टन किलोमीटर या कॉस्ट पर इफेक्टिव किलोमीटर। बोलिए, ये थोड़ी सी देखिए दो तीन बातें हैं जो बहुत छोटे छोटे पॉइंट रखती हैं जिनके क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं, मेरी बात को सुनना। इफेक्टिव कॉस्ट का मतलब है जो कॉस्ट इस दौरान लगी, जो कॉस्ट इस दौरान लगी, उस कॉस्ट को भी आप इन्हीं किलोमीटर के हिसाब से जब कन्वर्ट कर लेते हो, क्योंकि आप जब इन दोनों को जोड़ोगे ना तो यहां जो वैल्यू होगी और यहां तो जीरो ही आएगा। तो अब आप सोचो, मैं वही चीज बोल रहा हूं। हाँ जी, मैं वही बोल रहा हूं तन्वी, आप कर चुके हो, लेकिन मैं आपको ये टर्म इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, हम अपना एक माइंडसेट लेकर बैठे, अचानक से वहां एक क्वेश्चन आ गया, इफेक्टिव किलोमीटर की कॉस्ट निकालो। बिल्कुल। तो मैं वही चीज बोल रहा हूं कि जब एम्प्टी रन की कॉस्ट को इंक्लूड करके आप अपनी टन किलोमीटर की कॉस्ट निकाल रहे हो, उसी को हम इफेक्टिव टन किलोमीटर बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब ही यही होता है कि जो हमें रेवेन्यू जनरेट करें उनके हिसाब से हमने कॉस्ट पर यूनिट को रिवाइज कर दिया, बस।
हाँ बिल्कुल, बट पता नाम चेंज करने से ही हमारे तो क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। आप समझ रहे हो, एग्जाम में घबराहट हो जाती है, अरे क्या आ गया, ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं था कभी हमने। ये लीजिए, ये मेरा इस चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट है। अब हमें केवल ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन करने हैं, स्कैनर के, मॉड्यूल के। बट मैं एक बार फटाफट से आपको समराइज कर देता हूं, आप तुरंत इसको आज रिवाइज कर लेंगे। हमने पढ़ा गुड्स और पैसेंजर को। सबसे पहले आपको इनकी कॉस्ट यूनिट निकालनी पड़ेगी। आपको पता है इसके लिए आपकी कॉस्ट यूनिट टन किलोमीटर होगी, और इसके लिए आपकी कॉस्ट यूनिट पैसेंजर किलोमीटर होगी। एग्री? उसके बाद आप कॉस्ट शीट बनाओगे। अच्छा, एक और चीज ध्यान रख लेना, टन किलोमीटर में दो बातें हो सकती हैं, एब्सोल्यूट और कॉमर्शियल। इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। लिखवा दो इफेक्टिव कॉस्ट का, लिखवा देता हूं। फिर कॉस्ट शीट के बाद आप क्या निकाल लोगे, कॉस्ट पर यूनिट निकाल लोगे। यानी यहां निकल जाएगी कॉस्ट पर टन किलोमीटर, और यहां कॉस्ट पर, ठीक है। और यहां एक चीज कई बार ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, इक्विवेलेंट का जो कॉन्सेप्ट है आपका। बताइए क्या क्लियर है अब यहां तक? वो लिखवा दूंगा मैं कल आराम से उसको पूरा, जब एक क्वेश्चन में आएगा तो उसके साथ ही अपन लिखेंगे, तो उससे आपको ध्यान रहेगा उस क्वेश्चन का भी और उसका। तो आज आप लोगों का होमवर्क ये है, सारा एक बार रिवाइज कर लेना हमने क्या क्या पढ़ा था, क्योंकि कल से अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड अपने मॉड्यूल और स्कैनर के क्वेश्चंस स्टार्ट कर देंगे।